ग्रेजुएशन विद परीक्षा गुरु में आपका स्वागत है। हम लोग आज बीए के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को आज डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट यूनिट है लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। हम लोग जानते हैं लॉर्ड लिटन जो है वो भारत में 1876 में आया था और 1880 तक रहा था। 1876 से 1880 तक रहा था। इसके कार्यकाल में एक जो बहुत फेमस थिंग है वो हमें ये देखने को मिलता है, इसके काल में एक बहुत भीषण अकाल देखने को मिलता है और उसमें कई करोड़ लोगों की और कई लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि इसके शासनकाल में दिल्ली दरबार का गठन किया गया था। दिल्ली दरबार का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 1877 को 1877 को दिल्ली दरबार का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था, जो कि लॉर्ड लिटन ने कार्यकाल में किया गया था। इसके कार्यकाल में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ये महारानी विक्टोरिया को जब कैसर ई हिंद की उपाधि दी गई थी, उसके उपलक्ष्य में भारत में मनाया जाने वाला एक समारोह था। इसमें कई सारे भारतीय जमींदारों को बुलाया गया और खूब सारा क्या करा गया, एंजॉयमेंट लोगों ने करा। यही कारण है कि एक इतिहासकार कहता है कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। उसी तरह लॉर्ड लिटन और जमींदार क्या कर रहे थे? खूब सारी पार्टियां कर रहे थे और भारत में एक भीषण अकाल पड़ा था। इसके बाद हमारे सिलेबस में लॉर्ड रिपन जो है ये 1880 में आता है और 1880 में आता है, 84 में क्या होता है, चला जाता है। ये भारत में सबसे ज्यादा उदारवादी गवर्नरों में से एक है। देखा जाता है कि लॉर्ड रिपन में जो भी नीतियां अपनाई गई वो क्या थी? उदारवादी नीतियां थी। जैसे कि हम लोग देखते हैं इल्बर्ट विल विवाद, है ना। इल्बर्ट विल विवाद के यही कारण है, इसको क्या करना पड़ा था? भारत से क्या देना पड़ा था? अपने कार्यकाल से, गवर्नर के पद से क्या देना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर दिया था? भारतीय न्यायाधीशों को भी ब्रिटिश न्यायाधीशों के समान क्या दे दिए थे? अधिकार दे दिए गए थे। यही कारण है जो कि इसको क्या करना पड़ा था? इस्तीफा भी देना पड़ा अपने राज्य से। इसके बाद हम लोग देख सेकेंड यूनिट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के में, जो कि 19 देखिए 1899 में आ गया था इंडिया में। 1899 में आ गया था और 1905 तक ही क्या रहा? गवर्नर रहा। और इसी के द्वारा ये बंगाल विभाजन भी किया गया था। बंगाल विभाजन में क्या हुआ? बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। एक बंगाल में बंगाल बिहार उड़ीसा रख दिया गया और एक तरफ रख दिया गया ढाका बांग्लादेश वाला एरिया रखा गया था। इस ये विभाजन हिंदू मुसलमान के हिसाब से कर दिया गया। एक राज्य में क्या कर दिया गया? मुसलमानों को ज्यादा कर दिया गया, एक राज्य में हिंदुओं को ज्यादा कर दिया गया। ये भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का पहला कारण था। हम लोग अगर थर्ड यूनिट की ओर चले तो थर्ड यूनिट में क्या है? कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ है कि कृषि से ये लोगों ने कह दिया कि अब कृषि में 3% या कुछ परसेंट में क्या कर जाएगी? कोई वाणिज्यिक कृषि ही की जा सकती है और हम लोगों को मोटे अनाज उगाने के अलावा हमें कुछ परसेंट पर वाणिज्यिक कृषि का भी उपयोग करना पड़ता था। यही कारण है कि किसानों को एक बड़े अकाल का सामना करना पड़ा। बड़े अकाल का सामना करना पड़ा, दुर्भिक्ष पड़े कले बड़े बड़े। अब हम लोग अगर देखें फोर्थ यूनिट में क्या? रेलवे का विकास और इसके प्रभाव। अगर हम लोग रेलवे के विकास की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के काल में ही रेलवे का विकास हुआ, है ना। इसके बाद अगर हम लोग रेलवे के विकास की बात करते हैं तो देखते हैं रेलवे पहली बार 1846 में पहली बार एक रेलवे क्या करी गई को चलाया गया। लॉर्ड कर्जन ने इसमें बहुत ध्यान दिया, लॉर्ड मेयो ने ध्यान दिया और 1856 में जब पहली बार ये रेलवे चलाई गई तो ये कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चलाई गई थी। कलकत्ता से रानीगंज में चलाई गई थी। अगर हम लोग देखें कि रेलवे बहुत इम्पैक्टफुल रहा अपने इंडिया में। जैसे कि हम लोग देखते हैं रेलवे के विकास से ही क्या हुआ? संचार को मजबूती मिली, है ना। लोग एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जाने लगे। ब्रिटिशों ने तो इसे क्या करा? अपने लिए डेवलप करा था ताकि वो अपने व्यापार और वाणिज्य को और बढ़ावा दे सके और एक साथ विद्रोहों को दबाने में इसका उपयोग किया गया। लेकिन इससे
भारत में विचारों के आदान प्रदान को भी सहायता मिली। अब क्या था, कोई भी कलकत्ता से आ सकता था मुंबई, है ना। तो क्या हुआ, कलकत्ता और मुंबई के बीच में जो वो भेदभाव था वो क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव और वैचारिक भेदभाव क्या होने लगे, धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जब रेलवे का विकास हो रहा है, इसके साथ साथ जब शिक्षा का विकास होने लगा, शिक्षा का विकास होने लगा, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, ये हमारी है फिफ्थ यूनिट। अगर हम लोग देखें फिफ्थ यूनिट में शिक्षा का विकास में क्या क्या मेन मेन पढ़ना है। सबसे पहला तो 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच का नियम जिसे हमें देखते हैं, है ना। हम वो 1854 का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे कई सारे विश्वविद्यालय अधिनियम आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट 1882 में जो हंटर कमीशन था, हंटर कमीशन, ये क्या गया, ये क्यों बनाया गया था हंटर कमीशन, जो चार्ल्स वुड ने 1854 में अपना शिक्षा का अधिनियम बनाया था, उसकी समीक्षा के लिए लॉर्ड रिपन ने इसको 1882 में क्या करा था, ये कमीशन बनाया था, और इससे चार्ल्स वुड के गुड डिस्पैच का अवलोकन किया था। देखिए अभी हम लोगों ने 5 यूनिट कवर कर ली थी। अब ये देखिए 3 यूनिट और बाकी है हमारी, जैसे कि 6 यूनिट है ना। 6 यूनिट में क्या है, मार्ले मिंटो सुधार, ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि आपका पेपर कैसा होना है, एमसीक्यू होना है। एमसीक्यू के हिसाब से अगर हम लोग तैयार करेंगे तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 मेन अधिनियम आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है मार्ले मिंटो सुधार, दूसरा देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 का और 1935 का। पहली बात तो 1919 को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, और 1935 का नियम तो हम लोग जानते ही हैं कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी भारत का 70% कॉन्स्टिट्यूशन इसी से ही लिया गया है। आज का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो इंडिया में है, वो अभी भी ये भारत से शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आप देखिए ये यूनिट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात तो मार्ले मिंटो सुधार में मार्ले क्या थे, भारत के महासचिव थे, भारत के सचिव थे। और क्या थे, मिंटो क्या थे, मिंटो उस समय वायसराय थे भारत में, क्या थे, वायसराय थे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, क्योंकि याद है जब जलियांवाला बाग हुआ उसके पास पास ही आया 1919 में, है ना। और ये भारत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, है ना, इसी के द्वारा, इसी के बाद देखिए इसमें कई सारे अधिनियम। पहली बात तो हम लोग देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1917 में हुआ, 1909 में, सॉरी 1909 में। देखिए 1909 में जब यह अधिनियम आया तो इसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, है ना। और क्या किया गया, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, और वो निर्वाचक मंडल में कई सारी शर्तें थी, जैसे कि निर्वाचक मंडल क्या कर सकता था, वायसराय को सलाह दे सकता था, लेकिन हाँ कई सारी कंडीशंस थे, लेकिन जो वायसराय था वो इन सभी कंडीशंस को मानने के लिए बाध्य नहीं था, वो इन सभी सलाहों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। वह क्या कर सकता था, वह चाहे तो माने चाहे तो ना माने। उसके बाद देखेंगे ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से यूनिट कवर करनी पड़ेगी। अगर हम लोग 7th यूनिट में आ जाएं तो क्या है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म शब्द के आप समझते हैं, सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, भारत में हिंदू मुसलमान के भेदभाव का आरंभ होना। देखिए पहली बात तो बंगाल विभाजन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बंगाल विभाजन से क्या किया गया, हिंदू और मुसलमानों को क्या करा गया, अलग अलग करने की या उनमें भेदभाव उत्पन्न करने की भावना इन लोगों ने क्या कर दी, बोना स्टार्ट कर दिया। जब उसमें स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद देखते हैं हम लोग मार्ले मिंटो सुधार, उसमें क्या कर दिया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया। इससे क्या होंगे, हिंदू रुष्ट हो जाएंगे और मुसलमान क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का उदय का एक बहुत कारण देखने को मिलता है। तो हमें देखना है कि सांप्रदायिकता का उदय किस प्रकार हुआ, इसके उदय होने के कारण से किस प्रकार इसका विकास हुआ, और ये किस प्रकार से रोल अदा करती है हमारे इंडिपेंडेंस को दो भागों में, भारत को दो भागों में विभाजित करने में किस प्रकार ये हमें देखने को मिलता है। और इसका विकास जो हुआ, इंडिपेंडेंस तक इसका जो प्रभाव हुआ, वो भी हम इसके साथ प्रभाव भी पढ़ेंगे, इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, प्रभाव भी पढ़ेंगे, है ना। अब अगर हम लोग 8वीं यूनिट में आ जाएं तो 8वीं यूनिट में क्या है, भारतीय रियासतों का विलय। क्या है, भारतीय
रियासतों का विलय। इसमें देखो इन्होंने क्या करी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था। यही कारण है कि हमारे सिलेबस में इनका योगदान भी पूछा या डाला गया है, क्योंकि हमें सबसे पहले इसकी रियासतें कितनी थी, 527 रियासतों का विलय किया गया था, जिसमें 3 बहुत बड़ी रियासतें थी। कौन कौन सी थी, कश्मीर था, जूनागढ़ रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी, है ना। ये 3 रियासतें थी जो कि क्या थी, भारत में विलय होना नहीं चाहती थी। ये क्या चाहती थी, भारत में विलय होना नहीं चाहती थी। अब देखिए क्या होता है, अब हैदराबाद, हैदराबाद का राजा क्या होता है, मुसलमान होता है, जनता हिंदू होती है। कश्मीर में भाई जस्ट अपोजिट, यहाँ पर जनता मुसलमान होती है और क्या, राजा हिंदू होता है। तो इन सभी को थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान से और कई राजनेता के योगदान से क्या करा गया, इनको भारत में इनका विलय कराया गया, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्या था, योगदान था इसका, सरदार पटेल भाई का और भारत के कई सारे इतिहासकारों का। देखिए आज हम लोगों ने सिलेबस कवर किया है, इसके बाद हम लोग डेली एक क्लास इसकी कवर करेंगे और प्रतिदिन इस सिलेबस का एक यूनिट का एक भाग हम लोग रोज कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।